नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की इस कड़ी में। देखो फ्रेंड्स, अपन ने पढ़ लिया था जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन अक्षांश पढ़ रहे थे। आज अपन बात करेंगे देशांतर की। तो देशांतर की बात करेंगे। देशांतर के आधार पर भारत की लोकेशन क्या है और देशांतर किसे कहते हैं, कितने देशांतर है, इनका यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो देशांतर का यूज कैसे करते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, ठीक है, क्या कारण क्या काम आता है देशांतर। ठीक है, तो जैसे अपन ने अक्षांश की बात की तो अक्षांश से क्या होता है कि किसी भी जगह की लोकेशन का पता किया जाता है। ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं देशांतर की तो देशांतर से समय ज्ञात किया जाता है, यानी कि देशांतर यानी कि देश, इसको अगर तोड़े अपन तो देश प्लस अंतर यानी कि दो देशों के बीच में जो समय का अंतर होता है उससे अपन देशांतर कहते हैं। ठीक है, वो देशांतर से अपन ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर बात करें तो आज अपन बात करेंगे ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की मैं बात करूं तो इस पृथ्वी पर कौन कौन से देशांतर कितने पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे मैंने बताया था कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये पूर्वी है और ये पश्चिम। अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर, तो ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे अपन देशांतर कहते हैं और इससे अपन समय ज्ञात करते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच एक देशांतर है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसे अपन क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसे अपन ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा के नाम से भी सब इसको अपन जानते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो ग्रीनविच रेखा है इस पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक वाला ये वाला पार्ट हो गया। जिस प्रकार से अपन ने अक्षांश पढ़े थे, अक्षांश में अपन ने क्या देखा था कि जो सबसे बड़ा अक्षांश था 0 डिग्री भूमध्य रेखा, वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा इस पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर रहा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा देशांतर है जो पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो कौन सा है बच्चे, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये ग्रीनविच रेखा है इस पूरे गोले को दो समान भागों में बांट रही है। तो ये जो भाग है गोले का, जो आधा भाग इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसे अपन कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है बच्चे, देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन बात करें तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा था, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो अपन ने बात करी थी। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में बांट रही है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चे, इसके जस्ट ऊपर मैंने बताया था आपको कि यहां पर इस प्रकार से कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसको इस प्रकार से बोल दो या फिर इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल दो। ठीक है बच्चे, अब मैं बात करता हूं कि पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं, तो पृथ्वी के अंदर अपने भारत की लोकेशन की बात करें तो कर्क रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है। तो देखो यहां पर ये भारत हो गया, ये दो समान भागों में अपन ने बांट दिया, ये अपना भारत आ गया। तो मैं आपसे बात कर सकता हूं कि जो देशांतर है, इस देशांतर के अनुसार मुझे बताइए कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वो देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? पूर्वी गोलार्ध में। ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है।
अब देखो भारत को प्रत्येक देशांतर काटेगा तो पूर्वी गोलार्ध का ही काटेगा, सही है ना। यहाँ से भी पूर्वी गोलार्ध का काटेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर मान लो कि यहाँ से कोई देशांतर जा रहा है तो पूर्वी गोलार्ध का होगा। जैसे यहाँ से माना कि कोई जा रहा होगा, कोई 10 डिग्री जा रहा होगा, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब देखो इसके भारत के पश्चिमी भाग से भी कोई देशांतर जा रहा होगा, वो भी पूर्वी गोलार्ध का होगा, ठीक है। तो पूरे भारत को पूर्वी गोलार्ध के देशांतर काटते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि भारत देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, ठीक है। यहां तक आप बनाइए एक बार, अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है कि अपन को ये तो पता चल गया कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देशांतर की बात कर लेते हैं कि देशांतर कितने देशांतर है और इस देशांतरों को किस प्रकार से अपन को याद करना है, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। देखो अगर पृथ्वी की मैं बात करूं तो मैंने आपको अक्षांश की बात करी थी अपन लास्ट। तो अक्षांश में मैंने बताया था कि एक अक्षांश एक पॉइंट से निकलता है, दूसरे पॉइंट पे जाता है और फिर वापस वहीं पर आकर मिलता है, तो वो एक अक्षांश होता है। और जब अपन इस तरीके से एक डायग्राम बनता है वो जो वृत्त आकार होता है, इसलिए अपन ने अक्षांश वृत्त उसको कहा था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। अक्षांश की जो प्रकृति होती है वो वृत्तीय होती है। कैसी होती है बच्चे? वृत्तीय होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं अपने देशांतर की, तो देशांतर क्या होता है कि एक देशांतर यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक देशांतर यहाँ से आकर यहाँ पर खत्म हो गया। ये क्या हो गया? एक देशांतर हो गया, 1 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक देशांतर इस प्रकार से यहाँ पर आकर मिल गया, ये दूसरा देशांतर हो गया, ये तीसरा देशांतर हो गया, ये चौथा देशांतर हो गया, ये 5वां देशांतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सारे के सारे देशांतर हैं, इस प्रकार से सारे के सारे ये देशांतर है, ठीक है बच्चे। यानी कि पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर अगर देशांतर की बात करें तो पृथ्वी पर देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 होती है। कितनी होती है बच्चे? 360 देशांतर होते हैं। कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। चलिए आगे, अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर, तो दूसरी लाइन आपको याद रखनी है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं। कितने देशांतर होते हैं? 360 देशांतर होते हैं, ठीक है बच्चे। अब इन देशांतरों की मैं बात करूं तो इन देशांतरों के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन देशांतरों के अगर मैं बात करूं तो दो देशांतरों के मध्य कुल कितना, मतलब कितनी दूरी है। जैसे अपन ने दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर देखी थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो देशांतरों के मध्य कुल कितनी दूरी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बच्चे, अब दो देशांतर कोई सा भी अपन ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक देशांतर ये और एक देशांतर ये, तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? वो होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। उसमें कितनी होती है? 111 किलोमीटर, और इसमें कितनी हो रही है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। 111.32 किलोमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है इसको अपन क्या कहेंगे बच्चे? इसको कहेंगे गौर्य। क्या कहेंगे? इसको गौर्य कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां पर अगर बात करें दो देशांतरों
के मध्य की दूरी को गौरे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गौरे कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखो बच्चे, अब बात करेंगे अपन देशांतरों की। तो देशांतरों का जो समय ज्ञात किया जाता है, एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको रटना नहीं, सारी चीजें आपको देखना है, समझना है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है बच्चे? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो एक देशांतर को अगर मैं पार कर रहा हूं तो उसको 4 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि 4 मिनट। ठीक है बच्चे, अगर मैं देशांतर की बात करूं, 360 देशांतर को मैं पार करता हूं तो कुल कितना समय लगेगा? समय पता है ना? 360 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर पाए जाते हैं? 360 पाए जाते हैं। तो 360 से जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, 2 और 3 चौक 12, 12 और ये 14, यानी कि 1440 मिनट का आ गया। कितना आ गया बच्चा? 1440 मिनट यहाँ पर आ गया। अब 1440 मिनट को जब मैं इसको घंटे में चेंज करता हूँ, हावर में चेंज करता हूँ, यानी कि ये तो मिनट में, अब हावरली में चेंज करेंगे तो बच्चे यहाँ पर अगर अपने इसमें कितना दे देंगे? 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, और जब 60 का मैं भाग देता हूँ तो 24 घंटे यहाँ पर आता है। कितना आता है बच्चे? 24 घंटे, यानी कि आपको पता है कि 24 घंटे का दिन और रात होते हैं। चले, ठीक है, तो एक बात आपको क्या याद रखनी है? बच्चे देखो, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 360 देशांतर को पार करने में 360 देशांतर को पार करने में 1440 मिनट या 24 घंटे लगते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 15 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, अब देख सकते हैं, एक को पार करने में 4 मिनट, तो 2 को पार करने में 8 मिनट। ठीक है, 5 को पार करने में 5 चौक 20 मिनट। ठीक है, अब 10 को पार करने में 10 चौक 40। ठीक है, और 15 को पार करने में 15 चौक 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा लगता है। ठीक है, 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? 60 मिनट, जैसे 1 घंटा। ठीक है, तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 देशांतर को पार करने में 60 मिनट या 1 हावर, ठीक है, या घंटा लगता है। ठीक है बच्चे, 60 मिनट या 1 हावर यहाँ पर लगता है 15 देशांतर को पार करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोटेट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको जला दो।
देखो चलते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का कितना समय आगे होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। रटना नहीं, किसी भी चीज़ों को समझना है, एक समझ विकसित करनी है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ग्रीनविच रेखा है तो इसको उठा के लेके आ गया मैं यहाँ पर। ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है इसका ही कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ठीक है। इधर कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं बात करूं, जब मैं इधर जाऊंगा तो समय प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस हो रहा है, प्लस 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 प्लस। इधर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कितना जब समय आगे है। तो अपना जो भारत है, ये भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्वी साइड है या पश्चिमी साइड है, पूर्वी साइड है, ठीक है। तो पूर्वी साइड में है तो भारत माना कि भारत अपना मैप ये रहा, ये अपना भारत ये रहा, ठीक है। और भारत की जो मानक समय रेखा है जहां से समय ज्ञात किया जाता है वो 82.5 डिग्री अपन ने पढ़ा था। ये 82.5 डिग्री, यहाँ पर ये 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो यहां से मानक समय रेखा है, यानी कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 आ गए, ऐसे करते करते 20 आ गए, ऐसे करते करते यहाँ पर कितने आ गए, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 82.5, तो 0 डिग्री से जब यहाँ पर जाता हूँ तो 82.5 मुझे देशांतर मिलते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से जब 0 डिग्री से यहाँ तक जाऊंगा 82.5 देशांतर मिले। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। तो 82.5 को पार करने में कितना समय लगेगा वो अपन देख लेंगे। देखो देखो यहाँ से अपन गिनते हैं, भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच में कुल कितने देशांतर है। अगर अपन को पता चल जाए भाई कुल कितने देशांतर है तो फिर अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर, यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं तो मैं गिन रहा हूं, यहां से गिन पा रहा हूं कि यहां से भारत की मानक समय रेखा तक कुल कितने देशांतर है, 82.5 देशांतर है, ठीक है। अब 82.5 देशांतर है तो एक यहां से अपन को पता चल गया कि 82.5 देशांतर है, 82.5 देशांतर ग्रीनविच रेखा और भारत के बीच में 82.5 देशांतर है, ठीक है। अब अपन को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे, तो 82.5 को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, 82.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट से, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो यहाँ से 330 मिनट आते हैं, शायद 330 मिनट आएंगे। और 330 मिनट को जब हावर में चेंज करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे। और 60 का जब अपन भाग देते हैं तो 5 घंटे और 30 मिनट का यहाँ पर क्या लगता है बच्चे, समय लगता है। 5 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर क्या लगा, समय लगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर समय लगा। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, देखो अपन ने अक्षांश देख लिया, देशांतर देख लिया, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ आपको नोट करनी है। एक लाइन लिखिए आप, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पर आप कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। देखो अगर देशांतर की मैं बात करता हूं, देशांतर की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो देशांतर जो है इसे समय ज्ञात किया जाता है। और देशांतर को सबसे पहले जो खींचने का प्रयास किया था, यानी कि जिसको कल्पना करने का प्रयास किया था, वो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस कहाँ का था, यूनान का था, ठीक है बच्चे। कहाँ का था, यूनान का था। चले आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं आपको कुछ ऐसी डेटेड बताऊंगा, जैसे डेट है वो बता देते हैं पहले, या फिर अपन बात कर लेते हैं पहले। यहां से हो गया आपका, मिटा रहा हूं।
देखो बच्चे, अब बात करेंगे अपन अक्षांश और देशांतर, यानी कि भारत को कौन सा अक्षांश काट रहा है, ठीक है, कौन सा देशांतर काट रहा है पीक बिंदु पर, तो वहां पर अपन बात करेंगे। ठीक है, चले आगे। देखो बच्चे, यहां पर अगर बात करें तो अपना ये भारत है, ये अपना भारत है। ठीक है बच्चे, इस भारत की मैं बात करूं तो इस भारत के कुछ ऊपर से, यानी कि ये उत्तरी दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा हो गई, और ये पश्चिमी दिशा हो गई, और ये पूर्वी दिशा हो गई। ठीक है, तो अपन से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा देशांतर है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा देशांतर है। मैंने कहा कि ये मुख्य भूमि है भारत की, ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है। ठीक है, और यहां पर कुछ इस प्रकार से, यहां पर कुछ इस प्रकार से द्वीप भी है। क्या है बच्चे? द्वीप भी है। ठीक है, और ये द्वीप है, यानी कि ये यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये भारत का सबसे दक्षिण पार्ट है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पार्ट है, और ये दक्षिण पार्ट है। ठीक है, तो ये जो दक्षिण पार्ट है, यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है और यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाला है। ठीक है बच्चे, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये भारत का सबसे उत्तरी पार्ट है, और मैंने यहां पर बताया था, यहां पर आपको क्या था, पीओके था, और यहां पर अक्साई चेन था। तो ये पीओके और ये अक्साई चेन, ये वर्तमान समय में भारत के पास नहीं है, ये भारत के हिस्से नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन अपन क्या करते हैं, दावा करते हैं कि हमारे हिस्से हैं, इसलिए इसको अपन मैप में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो भारत है वो ये मैं जो डॉट डॉट कर रहा हूँ, यहाँ से ये एलओसी और ये एलएसी, इन दोनों के बीच ये वाला बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से एक अक्षांश गुजर रहा है बच्चा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, जो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से गुजर रहा है और गिलगित इंद्रापुर से। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से ये देशांत, अक्षांश गुजर रहा है यहाँ पर, और इस अक्षांश का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से। तो यहां पर अगर बात करें बच्चे, तो इस पॉइंट का स्थान का नाम पूछ लिया जाता है, कौन से स्थान से सबसे उत्तरी अक्षांश गुजरता है, तो वो है गिलगित इंद्रापोल। कौन सा है बच्चे? गिलगित इंद्रापोल। ठीक है, और ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बच्चे, तो पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तो उत्तरी स्थान तो कौन सा होगा? गिलगित इंद्रापोल। और उत्तरी अक्षांश तो कौन सा होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और अगर स्थान के बारे में पूछा जाए तो गिलगित इंद्रापोल, और अक्षांश पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट ही वो अक्षांश वहां का हो जाएगा सबसे उत्तरी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, पहले से पूछ ले, स्थान पूछ ले तो गिलगित इंद्रापोल। और भारत का सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी यूटी बन गए सारे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चे, चले आगे। देखो, यहां से अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो ये दक्षिणी अक्षांश से, यहां से जो वो अक्षांश दक्षिणी स्थान से जो अक्षांश गुजरेगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है बच्चे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहां से ही बिंदु से ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और यहां पर जो स्थान होगा वो कौन सा होगा? केप केमोरियल कन्याकुमारी। और कहां पर? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है बच्चे? तमिलनाडु के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट कौन सा है, तो केप केमोरियल कन्याकुमारी है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट कौन सा कौन सा अक्षांश गुजर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट गुजर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये अपने जो निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ से एक अक्षांश गुजरता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो आपको ये वाला बताना है। और यहाँ से जो अक्षांश गुजरेगा वो अक्षांश गुजरता है बच्चे, देखो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां से जो ये इस स्थान का जो नाम है वो उस स्थान का नाम है बच्चे, इसको बोलते हैं पिंगमेलियन द्वीप बोलते हैं, पार्सियन द्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसी को इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कोल बोलते हैं। चले आएंगे इंदिरा पॉइंट। देखो यहां पर पिंगमेलियन, ठीक है, इसी को मतलब पार्सियन द्वीप, और इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इस कोल बोलते हैं इसको, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल भी है, इंदिरा कोल भी है, ठीक है। तो इंदिरा कोल सही है। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? चले बच्चे, तो ये चीजें आपको देखो यहां पर आपको ध्यान रखनी सारी की सारी चीजें और याद रखनी है। देखो बच्चे, अब बात करेंगे देशांतर की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? देशांतर की अपन बात करने वाले कि सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, और यहां से कौन सा देशांतर गुजरता है, ठीक है बच्चे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पश्चिमी हो गया, और सबसे पश्चिमी भाग से ये वाला देशांतर गुजर रहा है, ठीक है। अब 68 डिग्री 60 मिनट कौन सा? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पूर्वी देशांतर क्यों लिखा? तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जो भारत है वो पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में, और पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, तो फिर पूरे के पूरे भारत को पूर्वी गोलार्ध के देशांतर काट रहे होंगे, सही है ना। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए थी वहां पर, ठीक है बच्चे। चले आगे, तो पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर कहाँ से गुजर रहा है? ये गुजर रहा है जो गुजरात से कहाँ से गुजरा? गुजरात से। गुजरात में एक स्थान है गोर गुहार द्वारिका, इसको द्वारिका के नाम से जानते हैं ज्यादा, और ये कहां पर है? गुजरात में। तो आपसे पूछा जाए कि भारत जो है, भारत का सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है, तो गुजरात है, और स्थान कौन सा होगा? गोर गुहार द्वारिका, और देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? चले आगे, ठीक है। अब यहां की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से भी कोई ना कोई देशांतर गुजर ही रहा होगा। ये देश गुजर रहा है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है बच्चे। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, ये मेरे प्यारे बच्चे, ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर इसी को मानते हैं। चले आगे, देखो यहां पर अगर बात करें तो स्टेट कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा। और यहां पर है वालाग्र की बितु, वालाग्र की बितु, वालाग्र की बितु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है बच्चे। वालाग्र की बितु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये वालाग्र की बितु जो है ये भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, जबकि स्टेट पूछा जाए आपसे तो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। अब क्या बात है कि भारत का इस प्रकार से जब ये डिजाइन हुआ तो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। अब देखो आपको पता चल रहा होगा कि 82.5 डिग्री यहां से गुजरता है, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर से तो बहुत सारे देशांतर गुजर रहे हैं, तो अपन ने 82.5 को ही क्यों माना देशांतर, यानी कि जो समय ज्ञात किया जाता है उसी को क्यों माना? तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 82.5 को ही अपन ने क्यों माना, इसी से ही अपना समय क्यों ज्ञात किया जाता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं तो भारत का जो समय ज्ञात किया जाता है वो 82.5 से ज्ञात किया जाता है। और क्यों किया जाता है? देखो यहाँ पर
अब देखो सूर्य जो सबसे पहले सूर्य का उदय होगा वो सबसे पहले कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय सबसे पहले कहां पर हो रहा है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। अब सबसे पहले सूर्योदय कहां पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सूर्यास्त, तो सूर्यास्त सबसे पहले कहां पर होगा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अब जैसे मैं बात करूं, ये पूरा भारत है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहां पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इधर से ये सूर्य है, सूर्य ने क्या डाला, यहां पर प्रकाश डाला, तो सबसे पहले यहां पर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो अरुणाचल प्रदेश ही सबसे पहले इधर जाएगा, ठीक है। तो सूर्यास्त हो गया, क्योंकि सूर्य के इधर आ गया है, तो ये सबसे पहले सूर्यास्त भी जहां होगा, यानी कि जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले ही वहां पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर सूर्योदय, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात की बात कर रहा हूं, सूर्योदय की बात करूं तो सूर्योदय सबसे बाद में होगा, ठीक है। सूर्योदय सबसे बाद में होगा, सूर्योदय सबसे पहले वहां हो रहा है, सबसे बाद में यहां पर सूर्योदय होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर होगा, फिर पृथ्वी घूमेगी, फिर प्रकाश यहां पर आएगा। सबसे पहले सूर्योदय वहां पर होगा, सबसे बाद में यहां पर होगा, ठीक है। लेकिन सूर्यास्त क्या होगा, सूर्यास्त यहां से सबसे बाद में होगा, सूर्यास्त भी, ठीक है, क्योंकि सबसे बाद में मान लो कि यहां पर सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से गुजरात है, इस प्रकार से आएगा, तो सबसे बाद में सूर्यास्त भी यहां से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे देखो। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या समय का अंतर होता है क्या? हाँ, समय का अंतर होता है, जरूर होता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भारत के अंदर से कुल कितने देशांतर गुजरते हैं, तो मैं समय ज्ञात कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे पता चल गया, माना कि यहाँ से बीच में से 15 देशांतर गुजर रहे हैं, तो मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये पार कौन कर रहा है? ये सूर्य कर रहा है पार। कौन कर रहा है बच्चे? सूर्य पार कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के देशांतर को पता चल जाए, तो मैं निकाल सकता हूँ कि कितना समय लगा यहाँ से आने में सूर्य को, ठीक है। तो अगर मैं 97.25 को अगर 68.7 से अगर मैं माइनस करता हूं, अगर इसको मैं माइनस करता हूं, तो फिर अपना यहां पर क्या जाएगा, मुझे टोटल देशांतर का पता चल जाएगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, अरुणाचल प्रदेश माइनस गुजरात, इन दोनों के देशांतर को मैं माइनस कर दूंगा, तो अरुणाचल प्रदेश के 97.25 है और इसका क्या हो गया, 68.7 है। तो मैं जब इनको माइनस में करता हूं तो 29 पॉइंट कुछ आता है, 29.15 ऐसा कुछ आता है। तो उसको अपन लगभग में मान लेते हैं 30 देशांतर। अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, तो 4 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर दी तो 120 मिनट हो गया। और 120 मिनट को जब मैं हावर में चेंज करता हूं, तो यहाँ पर 60 का इसमें भाग दे देता हूं, तो ये कितना हो गया, 2 घंटे हो गया, 2 हावर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतर होता है बच्चे, वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा। कितना होगा बच्चे, 2 घंटे का यहाँ पर समय का अंतर होगा। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है, तो 2 घंटे का यहाँ पर समय का अंतर होता है, ठीक है। तो आप बता देना कि कैसे कैसे। अब आपको मैंने डायरेक्ट आपको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद नहीं करना बच्चा, आपको समझना है, समझ के आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन बात करें, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पहाड़। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़, सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य डायग्राम है भारत का, ये मुख्य भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पहाड़ है कन्याकुमारी, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का पूछे आपको देशांतर, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम वाला देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का सबसे दक्षिणतम देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर सबसे नीचे की साइड है, नीचे की साइड कौन है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नीचे है तो सबसे पहले बारिश भी यहीं पे होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अंदर नीचे से, दक्षिण गोलार्ध से, तो यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर टकराएगा, ठीक है। क्योंकि कितने अक्षांश नीचे ही है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6, यानी लगभग 2-2.5 देशांतर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 मई को आ जाता है, 25 मई को यहाँ पर क्या जाता है, सबसे पहले मानसून आ जाता है, ठीक है। और 1 जून को फिर कहाँ पर आ जाता है, केरल के अंदर, जो अपन उसमें पढ़ेंगे जलवायु के अंदर, मानसून में, ठीक है बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, एक बार आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम को ऐसा कैसे एज इट इज आपकी कॉपी में उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको कर रहे होंगे आप, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे और टेक्स्ट बुक भी आप कर रहे होंगे, और टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चीज़ें जो अपन पीछे पढ़ते जा रहे हैं उसका क्या करोगे, आप रिवीजन भी करोगे और साथ के साथ टेस्ट पेपर भी दोगे। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कोई हेडक नहीं है। बाकी आप मेरे बच्चे रोज टेस्ट पेपर एक देना ही देना है, इससे आपकी एक बिल्डिंग मजबूत होगी, आपका आधार बन जाएगा, और आधार बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 4 तरीके से, अब मैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बता सकता हूँ। भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, सॉरी पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, 6-4 है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पार्शियल, एक ही बात है, कुछ भी बोलो, ठीक है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश है 8-4 है, ठीक है। और यहाँ की कन्याकुमारी, यहाँ केप के मोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहाँ का क्या है सबसे दक्षिणतम स्थान जो तमिलनाडु में है मुख्य भूमि का। यहाँ से सबसे पूर्वी तो गोरकुहार द्वारिका गुजरात में है, और यहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय होता है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और इनके बीच में समय का जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। और 2 घंटे का कैसे होता है कि इनके बीच के देशांतरों को अपन ने पता कर लिया, और अपन को ये पता था कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, अब 4 मिनट का समय लगता है बच्चे। तो अपन को ये पता चल गया कि कितना इसके यहाँ पर समय लगेगा। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये डायग्राम आपके इसमें कॉपी में होना चाहिए। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बच्चे विषुव की घटना पढ़ेंगे अपन, ठीक है, संक्रांति उनकी घटना पढ़ेंगे। तो अपन चीज़ें जो है वो जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर यहाँ पर कोई करेक्शन है तो उसको भी अपन साथ में लेकर चलेंगे, उसको अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर अपन ने देखो कनेक्शन दोनों ही साथ में लेकर चलेंगे। अगर कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई पार्ट अभी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको यहाँ पर उसके साथ में अपन पढ़ लेंगे। अगर साथ में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बच्चे, देखो मिटा रहा हूं इसको। देखो बच्चे, अब बात करेंगे अपन विषुव की घटना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 ऐसी डेट है, 4-5-6 ऐसी डेट है कि वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे 6 जून है, सॉरी 21 जून है, ठीक है, 22 दिसंबर है, 23 सितंबर है, ठीक है। इस तरीके से 21 मार्च है, ये सारी की सारी डेट है जो परेशान करती रहती है, ठीक है। 3 जनवरी है, 4 जुलाई है, तो ये सारी की सारी डेट है जो परेशान करती है। 6 डेट है और ये 6 डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और इन 6 डेट को मैं आपको पहले बताना जा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई हाल ही में कोई एग्जाम हो तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो कल अपन जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें, तो उसमें संक्रांति अपन पढ़ेंगे, ठीक है, संक्रांति आयनाथ, ठीक है बच्चे। तो वहाँ पर अपन उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को मैं ये एंड करता हूँ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।